हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निश्चय एजुकेशन सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है हिस्ट्री का मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आपको मिलेगा मेडिएवल हिस्ट्री और फिर हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जो आज आप वीडियो देखने जा रहे हो ये है एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो एंड इट इज पार्ट 1। जैसे ही आप पार्ट 1 खत्म करोगे आपके पास पहुंच जाएगा पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी रुक के बताऊंगा। पहले आप ये देखो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको ये जो ड्राइंग नजर आ रही है ये किस चीज की ड्राइंग है। एक्चुअली ये ड्राइंग बनाई थी 1836 में चार्ल्स मेसन ने, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। सवाल ये है कि ये ड्राइंग उसने क्यों बनाई थी और ये किस चीज की ड्राइंग है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ड्राइंग एक स्तूप की थी जो उसने अफगानिस्तान में देखा था। पर क्यों बनाई थी उसने ये ड्राइंग और कौन था चार्ल्स मेसन। एक्चुअली चार्ल्स मेसन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सोल्जर था और एक एक्सप्लोरर भी था। हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज थी उसको। बेसिकली वो उस हिस्ट्री में स्पेशलिस्ट था जो हिस्ट्री अलेक्जेंडर द ग्रेट की इंडियन इन्वेजन से जुड़ी हुई थी। मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब ब्रिटिश इंडिया, या आप एंशिएंट इंडिया बोल सकते हो, अभी ब्रिटिश इंडिया नहीं बोल सकते, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब एंशिएंट इंडिया में आया था तो जिस जिस इंडियन एरिया में या साइड पे वो रुका था उन सारी साइट्स की जानकारी चार्ल्स मेसन को थी। अब जो चार्ल्स मेसन की स्टोरी है या जो हिस्ट्री है वो बड़ी ऑब्सक्योर सी हिस्ट्री है, लेकिन जितना भी है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। चार्ल्स मेसन 1827 में अचानक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिजाइन कर देता है और छोड़ के कहीं चला जाता है। अब वो 2 साल तक क्या करता रहा, क्योंकि 2 साल वो पंजाब के आसपास के एरियाज में घूमता रहा था। लेकिन 1829 में वो वापस आता है। 1829 में वो जब वापस आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से माफी मांगता है कि मैं किसी अननोन रीजन की वजह से छोड़ के चला गया था, तो मुझे आप माफ कर दो, मुझे दोबारा से आप नौकरी दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी उसे 2 कंडीशंस पे माफी देने की बात करती है। पहली ये कि आपको ये बताना होगा कि पिछले 2 साल तक आप कहाँ घूमते रहे और क्या करते रहे, या जो भी आपने 2 साल में किया आप उसका पूरा ब्यौरा दोगे। दूसरा, अब आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जासूसी का काम करना होगा। उन एरियाज में आपको जाके जासूसी करनी होगी जो एरियाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते। अब अगर चार्ल्स मेसन को नौकरी चाहिए थी तो उसको इन कंडीशंस को यस करना पड़ना था, तो उसने इन कंडीशंस को मान लिया। 1829 में नौकरी वापस पाने के बाद वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एज स्पाई एजेंट उनकी जासूसी करने निकल पड़ा। अब उसका जो रूट था वो कुछ इस तरीके से था। अब हम थोड़ा रूट समझते हैं उसका। यूनाइटेड प्रोविंस से निकल के वो गया पंजाब के काफी सारे एरियाज में वो घूमा। उसके बाद पंजाब से वो गया NWFP और NWFP से वो गया अफगानिस्तान में वो काफी सालों रहा और वहां पे उसने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखा, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किए, हिस्टोरिकल कॉइन्स इकट्ठे किए, क्योंकि एक्सकेवेशन का काम वो वहां पे करवा रहा था। पंजाब से गुजरते हुए वो एक गांव से गुजरा। वो गांव काफी स्पेशल गांव था। क्या था क्या स्पेशल था उस गांव में? एक्चुअली उस गांव का नाम था हड़प्पा। लेकिन चार्ल्स मेसन को उस टाइम पे नहीं पता था इस गांव की इंपॉर्टेंस। उसको ये लगता था कि ये शायद कोई एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट होगी, क्योंकि ये काफी पुराना गांव लगता था। क्यों लगता था? देखो, ये जो चार्ल्स मेसन ने देखा था वो कुछ ऐसा गांव था, ये वाला। तो उसे लगता था कि कोई बहुत पुरानी इमारतें हैं, टूटी फूटी सी बिल्डिंग्स हैं, कुछ बहुत पुराने टाइम की ईंटें पड़ी हैं। बट उसे अंदाजा नहीं था कि ये गांव कब बना था एक्चुअली, या इस गांव में लोग रहते भी थे कि नहीं रहते थे, या ये कितना पुराना गांव था। हाँ, बुद्धिस्ट साइट उसको ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई बुद्धिस्ट साइट होगी। बहरहाल 1853 में हमें पता है कि इंडिया में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लग रहा था कि क्यों ना इस पूरे ट्रेनों के जाल को पूरे इंडिया में बिछाया जाए ताकि उनके बिजनेस में हेल्प हो सके। तो इस प्लान में 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की बात चल रही थी। वो 2 शहर थे लाहौर टू मुल्तान। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लाहौर को मुल्तान से जोड़ना था वाया रेल रूट। अब रेल रूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रेल रूट के लिए उनको ये पत्थर चाहिए थे। इन पत्थर को बोलते हैं ट्रैक बैलेस्ट। ट्रैक बैलेस्ट क्या करता है? एक तो जो रेल होती है उसको, जो ट्रेन होती है उसको बेच देता है। दूसरा, ट्रेन की एक्सेसिव वाइब्रेशंस को भी कंट्रोल करने पे काम आता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारा जो पत्थर था वो आता कहां से, क्योंकि मुल्तान और जो लाहौर था उसका आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे उन्होंने क्या किया, रास्ते में जो भी गांव पड़ते थे जैसे मियां चन्नू,
हड़प्पा, साहिवाल। इनके आसपास जो टूटी फूटी इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, उनमें से ईंटों को तोड़ तोड़ के इस पत्थर की जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी कर ली। पर क्या उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी? देखते हैं। 1857 में विद्रोह हुआ और जो पावर थी वो कंपनी रूल हटके वो कंपनी के हाथों से फिसल के क्राउन रूल के पास आ गई, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आ गई। कहने का मतलब ये है कि 1858 में कंपनी रूल हो गया खत्म, अब कोई कंपनी नहीं थी। अब जो ब्रिटिश इंडिया था उसको संभालने की जिम्मेवारी थी क्राउन की, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की। इस दौरान ब्रिटिश इंडिया में काफी सारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। उन चेंजेस में आर्कियोलॉजी में भी काफी अच्छा खासा चेंज आया। अब आर्कियोलॉजी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो चली थी और थोड़ी सी सीरियस हो चली थी। अगर हम आर्कियोलॉजी का नाम ले तो सबसे पहले नाम आता है सर कनिंघम का, जो एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और हिस्ट्री के अच्छे खासे जानकार थे। सर कनिंघम ने भी सबसे पहले हड़प्पा को विजिट किया था 1853 के आसपास। लेकिन एएसआई बनने के बाद, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बनने के बाद 1861 के आसपास वो फिर से हड़प्पा वाले जो साइड थी उस पे गए। लेकिन इस बार जब सर कनिंघम गए तो उन्होंने कुछ और ही देखा। जो चीज उन्होंने देखी, ये देख के उनके होश उड़ गए थे। तो क्या देखा था उन्होंने? तो उन्होंने देखा कुछ ऐसा सीन। अब यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। इनफैक्ट जितनी भी ईंटें थी वो सारी उसी जो ट्रेन रूट था उसके लिए यूज हो चुकी थी, मतलब पूरी साइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ लोकल जो लोग थे वो भी ईंटें चुरा के ले जाते थे और अपने शायद इसी पर्पस के लिए यूज कर लेते थे। मतलब पूरी जो साइड थी इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय लोकल पीपल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स। तो सर कनिंघम को ऐसा लगा कि हिस्ट्री के साथ बड़ी जबरदस्त छेड़छाड़ की गई है। अब एएसआई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको बड़े ध्यान से समझना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बनी थी और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो इतिहास है या इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी रिसर्च एएसआई ने ही स्टार्ट की थी। इससे पहले भी इंडिया के जो ग्रंथ थे या जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे, एंशिएंट डॉक्यूमेंट, जो पांडुलिपियां, जो कुछ ऐसी चीजें मिल रही थी, उन पे भी रिसर्च चल रही थी। वो रिसर्च करती थी एशियाटिक सोसाइटी, जो कि ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट विलियम जोन्स ने बनाई थी 15 जनवरी 1784 को। ये कलकत्ता में थी और एंशिएंट जो संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट थे उन पे रिसर्च करते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे कि उनमें क्या लिखा हुआ है। इसके मेंबर थे चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने सबसे पहले भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1785 में, ठीक है। और जेम्स प्रिंसे भी इसके एक मेंबर थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया था 1837 में। इसके बाद तो इंडिया के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे उन पे और जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उन पे रिसर्च बड़ी जबरदस्त स्पीड से चलने वाली थी। शुरू शुरू में जो रिसर्च का काम था, एक्सकेवेशन का काम था, जो खुदाई का काम था, वो काफी धीरे धीरे चला। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी आती चली गई तो एक्सकेवेशन का काम थोड़ा स्पीड अप होता चला गया। बड़ी जो एक्सकेवेशन की स्पीड बढ़ी वो बढ़ी 19th सेंचुरी में। अब इस एक्सकेवेशन के पीछे थे दो लोग जिनका नाम पेपर में भी काफी सारा पूछा जाता है। सर जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, और आर.डी. बैनर्जी। ये थे आर.डी. बैनर्जी और ये जॉन मार्शल। इन दोनों ने मिलकर जबरदस्त एक्सकेवेशन का काम करवाया था ताकि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पता लग सके। अब जैसे जैसे एक्सकेवेशन होती जा रही थी तो जमीन में से कुछ ऐसी चीजें निकल रही थी जिनके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, खुदाई के टाइम पे कुछ ऐसे टॉयज निकल रहे थे जो कि उस वक्त के टॉयज से मेल नहीं खाते थे। अब ये टॉयज कितने पुराने थे ये किसी को पता नहीं था। फिर कुछ वेट्स निकलने लगे जिन वेट्स पे मार्किंग्स नहीं थी, मतलब ये 2 किलो का था या 1 किलो का था ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वेट सारे क्यूबिकल फॉर्म में थे। कुछ इंस्क्रिप्शंस निकल रही थी, या अब ये कौन सी लैंग्वेज थी ये किसी को नहीं पता। ये सिंबल जो थे ये किस लैंग्वेज को डिपिक्ट कर रहे थे ये नहीं पता। और ये भी कुछ ड्राइंग्स ही बन रही थी, इसको भी डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो चला था। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ये सील्स, ये भी जमीन से निकल रही थी। अब इस सील्स को देख के ये पता नहीं चल रहा था कि ये सील्स एक्चुअली क्या काम करती थी। जैसे हर सील पे किसी न किसी जानवर की फोटो थी ऐसे। अब ये जानवर क्यों बनाए थे ये किसी को नहीं पता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर सील के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ये लैंग्वेज ना तो संस्कृत थी, ना हिंदी थी, ना कोई ये उर्दू थी, ना लैटिन थी, ना ग्रीक थी। तो ये कौन सी लैंग्वेज थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब रिसर्च बढ़ने वाली थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन होगी जो इतने बड़े काम को अंजाम दे रही थी। ये ऐसी सिविलाइजेशन थी
जो कि मैथमेटिक्स को जानती थी, ज्योमेट्री को जानती थी, हाइड्रोलिक्स की अच्छी खासी नॉलेज थी, मेटल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, कारपेंट्री का काम करते थे, और सबसे बड़ी जो बात थी कि उनके पास सिविल आर्किटेक्चर की जबरदस्त एक्सपीरियंस या उनको नॉलेज थी। तो कौन सी सिविलाइजेशन थी ये ग्रेट सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही आज हमारा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको कहा जाता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या जिसे कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। पीरियड है 2600 से लेके 1900 बीसी तक, या इसे कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो एक्सकेवेशन के टाइम पे कौन सी साइट्स मिल रही थी, तो उनकी लिस्ट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला शहर जो मिला वो था हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी.आर. सानी इन 1921। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक शहर मिला मोहिंजोदड़ो, सिंध पाकिस्तान में, आर.डी. बैनर्जी 1922 में। फिर मिला चानुदाड़ो, सिंध पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, और कालीबंगन जिसको ब्लैक बेंगल्स बोलते हैं वो राजस्थान में मिली एक साइट, बनवली साइट मिली हरियाणा में, धोलावीरा मिली गुजरात में। ऐसी बहुत सारी साइट्स, तो अब तो हम बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन दिस लिस्ट इज फॉर द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट की लिस्ट है। कुछ पोर्ट सिटीज भी मिली, इसका मतलब वहां वो जो सिविलाइजेशन थी वो जबरदस्त बिजनेस करती थी। तो पोर्ट सिटीज थी लोथल, सूतका जंदौर, अलादीनो, बालाकोट और कुंटासी। तो ये भी आप याद रखना। तो ये सारी साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करना। अब अगर आप मैप पे देखो कि मैप पे ये साइट कहाँ पे है, तो मैप पे भी हम इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल, चानुदाड़ो, कोट दीजी, मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा और बनवली, राखीगढ़ी जो एक बहुत बड़ी साइट है, ये कालीबंगन, सूतका जिंदौर और भी बहुत साइट्स हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैप को अच्छे से देखना और आप साइट भी याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हड़प्पन कल्चर था ये कहां तक और कितना स्प्रेड हुआ पड़ा था? अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका मतलब ये देखो, आप ये वाली विंडो देखो, तो जब भी आप हड़प्पा साइट के बारे में या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के बारे में पढ़ रहे हो। ये सारी सिविलाइजेशन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थी। ये देखो, दिस इज हड़प्पा एंड दिस इज मोहिंजोदड़ो। ठीक है, तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी क्योंकि इसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटीज, तो इन शहरों के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे पहली बात के बड़ा ही सिस्टमेटिक इनका सिस्टम था। टाउन प्लानिंग जो थी बड़ी सिस्टमेटिक थी। सारा टाउन ग्रिड सिस्टम में बना हुआ था। ग्रिड का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे ऐसे ग्रिड बने हुए थे। ये देखो, हर चीज रेक्टेंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल, बिल्कुल प्लान्ड में। जैसे ये देखो, मतलब इतनी पुरानी जो एक सभ्यता थी वो इतने प्लान्ड वे से अपने शहर को बसा रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी ये ड्रेनेज सिस्टम। मतलब दुनिया की ये पहली सिविलाइजेशन थी जिसका ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया काम करता था। ये जो आपको ये चीज दिख रही है ये एक ड्रेन का माउथ है। इतना बड़ा इसका माउथ था कि इसके अंदर एक आदमी भी आराम से खड़ा हो सकता है। तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग थी। फिर फोर्टिफाइड सिटाडल। सिटाडल होता है एक ऊंचा एरिया, ये वाला, इस एरिया को बोलते हैं सिटाडल। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा सिटाडल फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड का मतलब है चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। अब ये दीवार क्यों बनाई थी? क्या वो किसी बाहर के हमले से इस चीज को बचाना चाहते थे? इसका मतलब अगर वो बाहर वाले हमलों से इनको बचाना चाहते थे तो क्या इस सिविलाइजेशन की किसी बाहर वाले लोगों से या सिविलाइजेशन से लड़ाइयां थी? ठहर के पता करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने शहर को बसाने के लिए, जैसे ये चीज आप देख रहे हो, ये पूरी ईंटों से बनी हुई है। सिर्फ ईंटों से, हर चीज पे ईंटें लगी हुई हैं। तो ऐसी कुछ ईंटें यूज हुई थी। उन्होंने यूज की थी बर्न्ट ब्रिक्स। उस वक्त बर्न्ट ब्रिक्स किसी भी सिविलाइजेशन को नहीं पता था, सिर्फ इस सिविलाइजेशन को छोड़ के, क्योंकि यही बना रही थी बहुत बड़े लेवल पे बर्न्ट ब्रिक्स। तो ये सारी चीजें हड़प्पा सिविलाइजेशन को बाकी सारी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन से अलग करती है और ये भी बताती है कि दिस सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन दी एडवांस्ड सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। ये काफी एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी। और भी सारी मिस्ट्रीज आएंगी, आगे चलते हैं। ये पूरा मैप है मोहिंजोदड़ो का। ये मोहिंजोदड़ो का मैप है। दो शहर थे, हड़प्पा एंड मोहिंजोदड़ो। तो ये देखो आप, ये सारा शहर, ये देखो पूरा फोर्टिफाइड है। लंबी लंबी ऊंची सी दीवारें बनी हुई हैं।
हर चीज को इन्होंने आराम से ये दीवारों से ढक रखा है। ये देखो यहाँ से भी ये था लोअर टाउन, ये सारा इट वाज लोअर टाउन या लोअर सिटी, इसको बोलते थे अपर सिटी या अपर टाउन। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ पड़ा था। ये बीच में ये देखो ये भी ये गलियां हैं इनकी छोटी छोटी, तो ये ऐसे बड़े जबरदस्त तरीके से बना हुआ था ये। तो दिस वाज द होल मैप ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये है साइट जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे पहले कौन सी साइट डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा सबसे पहले साइट डिस्कवर हुई थी। इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, याद रखना लेफ्ट बैंक। फिर जो साइट थी वो थी मोहनजोदड़ो। इट वाज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस रिवर के राइट बैंक पे। जो टाउन्स एंड सिटीज मिली हैं दैट वर इन पैरेललोग्रामिक फॉर्म, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये देखो सारा पैरेललोग्रामिक फॉर्म में है। स्क्वायर, रेक्टेंगल या जिसको पैरेललोग्राम भी आप बोल सकते हो, सारा इसी फॉर्मेट में है। ईच सिटी हैड ए सिटाडल एंड ए लोअर टाउन। सिटाडल होता था, ये देखो ये ऊंचा सा एरिया एक। अब ये बाकियों से ऊंचा एरिया क्यों था, ये ऊंचाई पे क्यों था? क्या ये कोई स्पेशल एरिया था या लोअर टाउन क्यों बनाया हुआ था? इसका मतलब क्या इस सोसाइटी में अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी? क्योंकि ऊंचाई वाली जगह पे हो सकता है कुछ खास तरह के लोग रहते हों, लेकिन अगर वहां पे कुछ खास तरह के लोग रहते थे तो वो खास क्यों थे? क्या वो कोई खास काम करते थे? लोअर टाउन वाज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड ग्रिड सिस्टम। मैंने अभी दिखाया था आपको, जो लोअर टाउन था छोटे छोटे वार्ड्स और ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ था, ऐसे छोटे छोटे ग्रिड्स में। ठीक है, इनको डिवाइड किया हुआ था। कवर्ड ड्रेन्स हैज बीन फाउंड। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी जिनके ड्रेन्स बिल्कुल कवर्ड थे। आज भी हम इंडिया में देखते हैं तो मोस्टली ड्रेन्स कवर ही नहीं होते, लेकिन आज से 5000 साल पहले कोई एक ऐसी सभ्यता थी जिसने अपने सारे ड्रेन्स कवर किए हुए थे। फिर कुछ ब्रिक्स मिली विच वर वेदर सन ड्राइड और बेक्ड थी, वर ऑफ द स्टैंडर्डाइज रेशियो। तो जो ब्रिक्स थी वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की थी, मतलब पूरे हड़प्पा में आपको एक ही रेशियो की ब्रिक्स मिलेंगी। वेयर द लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट। हर जगह उनकी यही मेजरमेंट थी। जैसे ये देखो ये सारी ईंटें एक ही तरीके के साइज की बनी हुई हैं। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक ही साइज की आपको जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो मिलेगी। अब scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was 700। कुछ वेल्स मिले हैं 700 के अराउंड। अब तक एक्सकेवेशन से, खुदाई से वेल्स मिल चुके हैं, जिनको कुएं हम बोल सकते हैं। जो हड़प्पन लोगों के घर थे वो वर इक्विप्ड विद प्राइवेट वेल्स एंड टॉयलेट्स। हर एक घर में अपना एक टॉयलेट था, अपने एक कुआं था जिसमें से वो पानी की अपने मतलब पानी के लिए वो यूज करते थे वेल्स को, और अपनी टॉयलेट थी। बाथरूम्स वर कवर्ड विद बाय ड्रेन्स। जितने भी बाथरूम थे वो बाहर जो गली में ड्रेन्स बने हुए थे उनसे सारे कनेक्टेड थे। इसका मतलब बाथरूम का पानी ड्रेन्स में चला जाता था। तो इससे पता ये चलता है कि उनकी प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग बहुत जबरदस्त लेवल की थी। पहले ड्रेन्स बनाए, ड्रेन्स को कवर किया, उसके बाद उन्होंने अपने घर बनाए और सारे ड्रेन्स को बाथरूम के साथ कनेक्ट कर दिया। जो बाथरूम ब्रिक्स थी दैट वर मेड वाटर प्रूफ बाय एडिंग जिप्सम। इससे उनकी इंटेलिजेंस का पता लगता है। कैसे? अब बाथरूम की जो ब्रिक्स होंगी वो बार बार पानी के कांटेक्ट में आएंगी, जिससे उनके खराब होने का खतरा है। तो उन्होंने ब्रिक्स को वाटर प्रूफ बनाने के लिए बिटुमेन के साथ एक पेस्ट बना के, तो उस पेस्ट से उन ब्रिक्स को वो वाटरप्रूफ बना देते थे ताकि पानी बार बार ना लगे और ब्रिक्स खराब ना हो। लेकिन जो हाउसेस थे दैट वर कंस्ट्रक्टेड विद कच्चा ब्रिक्स, मतलब हाउस उन्होंने वाटरप्रूफ नहीं बनाए हुए थे, हाउस तो उन्होंने कच्चा ब्रिक्स से ही बनाए थे। ऑल रोड्स वर प्रोवाइडेड विद ड्रेन्स। हर एक जो गलियां थी, रोड थे, उनमें ड्रेन्स थे। वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। गुजरात में जो एक धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये धोलावीरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर शहर था उस टाइम पे। 1500 के आसपास शायद लोग रहते थे और काफी बिजनेस वहां पे होता था। तो धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर्स पाए गए हैं जो कि शायद एग्रीकल्चर के लिए वो इस्तेमाल करते होंगे। और एक और चीज मिली है मोहनजोदड़ो में, दैट इज ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ क्या था? ये ग्रेट बाथ है ये वाली जगह है, बहुत बड़ी एक, आप ऐसे कह लो, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। तो शायद जो शुरू शुरू में हिस्टोरियंस थे उनको ऐसा लगता था कि ये शायद कोई बहुत बड़ी स्नान करने की या नहाने की जगह रही होगी। बट अभी हमने देखा था कि हर हड़प्पन घर में अपना एक प्राइवेट टॉयलेट था, नहाने के लिए जगह थी। तो अगर उनके पास अपने घर में नहाने के लिए जगह थी तो यहाँ पे उन्होंने ग्रेट बाथ क्यों बनवाया हुआ था?
अगर यहाँ पे सब लोग स्नान करने आते थे तो उन्होंने अपने घर पे बाथरूम्स क्यों बनवाए थे? अगर उनके अपने घर में बाथरूम्स थे तो ये ग्रेट बाथ बनाने की जरूरत क्या थी? जो ग्रेट बाथ था, इट वॉज बींग यूज फॉर सम रिचुअल सेरेमनी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्रॉप्स एंड एनिमल्स के बारे में जानते हैं। क्या खाते थे वो, क्या पीते थे, और एनिमल्स के साथ उनका क्या कॉन्टैक्ट था। तो व्हीट एंड बार्ले वर दी मेन क्रॉप्स, ये उनकी मेन क्रॉप्स थी। कल्टीवेशन ऑफ राइस भी कहीं कहीं मिलती है, लोथल में और रंगपुर में, और कहीं भी राइस का यूज नहीं मिला। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे राइस की खेती नहीं होती थी। कुछ और चीजें वो खेती करते थे, जैसे डेट्स, मस्टर्ड, सेसमे एंड कॉटन की खेती भी करते थे। शॉटोगाई अफगानिस्तान में किसी जगह पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल पाए गए हैं, मतलब कैनाल के थ्रू वो अपने जो खेत थे उनको इरिगेट करते थे, लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह पे पाया गया है, शॉटोगाई में। बनवली और चोलिस्तान में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, प्लो का मतलब होता है हल, जो हल जो होता है खेती करने के लिए, तो उसका एक टेराकोटा का रेप्लिका मिला है बनवली और चोलिस्तान में। इसका मतलब वो हल यूज करते थे अपनी खेती के लिए। हड़प्पन्स वर दी फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पन पहले लोग थे पूरी दुनिया में कॉटन को उगाने वाले, और ग्रीक्स इनको बोलते थे सिंदोन। कुछ लोग कहते हैं कि सिंदोन वर्ड आया है सिंध से, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। वुडन प्लो वाज यूज्ड, जो प्लो था, हल था, वो वुड का बना हुआ था। इसका मतलब ये सभ्यता आयरन एज के पहले की सभ्यता है, क्योंकि अगर ये आयरन एज के टाइम की उसके बाद की होती तो आयरन के कोई ना कोई हमको सबूत मिल जाते, पर हमें ऐसा अभी तक नहीं मिला है। शीप, गॉट, हम्ड एंड हमलेस बुल, बफेलो, डॉग, कैट वगैरह वो इन जानवरों के कांटेक्ट में थे, इनको वो पाला भी करते थे। इनमें से कुछ जानवर वो पाला करते थे। और कैमल काफी रेयर था। एलिफेंट के बारे में जानते थे, टॉर्टोइस के बारे में भी जानते थे। वो राइनोसेरोस और टाइगर के बारे में जानते थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लॉयन के बारे में नहीं जानते थे। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन लॉयन के बारे में क्यों नहीं जानती थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्होंने कभी लॉयन नहीं देखा था? अगर उन्होंने लॉयन देखा था तो उन्होंने किसी अपनी सील पे बनाया क्यों नहीं? क्योंकि ये बाकी सारे जो जानवर हैं इनके कुछ ना कुछ सबूत मिलते हैं उनकी सील्स पे, या ये भी पता चलता है कि वो इनको किसी बिजनेस के पर्पस से वो उनको पालतू जानवर भी बना के रखते थे। बट लॉयन के बारे में कुछ नहीं पता। और एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हॉर्स के बारे में उनको नहीं पता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हॉर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हॉर्स का कोई भी सबूत नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि हॉर्स की हड्डियां मिली हैं, तो मैं ये पॉइंट बाद में जाके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ट्रेड एंड बिजनेस, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बड़ी ही जबरदस्त बिजनेस ओरिएंटेड सभ्यता थी। उनका बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अब बिजनेस के बारे में देखते हैं। उनका जो एक्सटेंसिव ट्रेड था वो था मेसोपोटामिया, सुमेर के साथ। ये है मेसोपोटामिया, इज आज का इराक। तो इराक के साथ उनका जबरदस्त बिजनेस था। सम सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन मेलुहा विच में बी इंडस रीजन। तो कुछ सुमेरियन टेक्स्ट की जब पढ़ा गया सुमेरियन टेक्स्ट को, तो वहां पे एक जगह पाया गया मेलुहा, जो कि शायद इंडस रीजन को ही कहा गया है। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन बिजनेस में काफी ज्यादा एडवांस थी, तो वो क्या यूज करते थे बिजनेस के लिए? क्योंकि उस वक्त कोई भी कॉइन्स नहीं पाए गए हैं, इसलिए वो यूज करते थे बार्टर सिस्टम, मतलब चीज के बदले में चीज। कुछ वेट्स और मेजरिंग टूल्स भी पाए गए हैं। हालांकि जो वेट्स हैं उन पे मेजरिंग नहीं है, तो वो ये चीज कैसे पता लगाते थे कि कोई चीज कितनी भारी या हल्की है, ये अभी तक एक क्वेश्चन बना हुआ है। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्राइस सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन। और भी चीज पता चली है कि जब ये पूरा बना हुआ था ऐसे, अगर मैं आपको इसको 3D में दिखाऊं, ऐसे ये पूरा बना हुआ था, तो तब इस पूरे रूम में ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे कपड़े चेंज करने के लिए। शायद यहाँ पे प्रीस्ट वगैरह आते होंगे। तो अब जाके हमें पता चलता है, अब जैसे जैसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के नेचर का पता चलता है, तो अब हमें ये पता लग रहा है कि शायद ये ग्रेट बाथ किसी रिचुअल सेरेमनी के लिए था। मतलब यहाँ पे अपनी कोई वो पूजा वगैरह करते होंगे। वो पूजा कैसे करते थे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे फूल, कोई माला, कोई नारियल, कोई ऐसी चीज, कोई मूर्ति ऐसी कुछ भी नहीं पाया गया। ये भी नहीं पता चला कि वो किस चीज की पूजा करते थे। क्या वो किसी नदी की पूजा करते थे या अपने किसी देवी देवता की पूजा करते थे, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब इतना पक्का जरूर है, जो उनके वेट्स थे, मैंने आपको दिखाए थे वेट्स, वो एक स्टोन से बने हुए थे जिसका नाम था शर्ट, एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग्स। किसी भी वेट पे कोई मार्किंग
नहीं थी, लेकिन सारे वेट एक प्रॉपर रेशियो में थे। इसका मतलब उनका मैथमेटिक्स जबरदस्त था। शॉटोगाई अफगानिस्तान से वो मंगाते थे लैपिस लेजुली, ये एक जेमस्टोन है। लोथल से मंगवाते थे कार्नेलियन, फिगर 1 में ये है कार्नेलियन। ये जेमस्टोन है जो कि माला वगैरह बनाने में काम आता है, क्योंकि उनका बीड बनाने का बिजनेस बहुत जबरदस्त था। इसका मतलब शायद हड़प्पन जो लोग थे वो श्रृंगार के कुछ ऑर्नामेंट्स पहनना शायद पसंद करते थे, स्पेशली लड़कियां। स्टीयरटाइट जो फिगर 2 में आपको दिख रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है एक, ये साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मंगवाया जाता था। स्टीयरटाइट किस लिए यूज होता था? ताकि वो अपनी सील्स बना सकें। सील्स के बारे में ठहर के बात करते हैं। तो ये थी सील्स उनकी, ये सारी सील्स हैं, ये वाला हिस्सा, दीज आर ऑल सील्स। कॉपर मंगवाते थे राजस्थान से और ओमान से मंगवाते थे। ओमान का जो नाम था पुराने टाइम पे वो बगान था, ये भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड साउथ इंडिया से ट्रेड होता था और सिल्वर और टिन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। तो इतना बड़ा उनका बिजनेस था। तो सील को आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ये छोटी सी सील होती थी, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये थी सील्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब ये सील्स बड़ी ही मिस्टीरियस चीजें थी। क्यों मिस्टीरियस चीजें थी? देखो, इसलिए हर सील को आप बड़े ध्यान से देखो। हर सील का एक प्रॉपर नेचर है। हर सील पे आपको एक जानवर नजर आएगा, ये रहा। हर सील पे कोई ना कोई जानवर की फोटो है, मतलब पिक्चर है, और हर सील के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, हर सील के ऊपर। अब ये कौन सी लैंग्वेज है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज सिंबल्स में है। और कमाल की बात यह है कि आज तक इस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं गया है। इट इज अनडिसाइफरेबल। आज तक इस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं गया। तो वो सील्स, ये सील्स वो क्यों बना रहे थे? और इतनी ज्यादा सील्स मिली हैं और हर सील के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हर सील पे अलग अलग तरह के जानवर हैं। तो वो इन सीलों के जरिए क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब जो हमने एक गेस लगाए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इन सीलों का पर्पस क्या हो सकता है। या तो है अथॉरिटी, इसका मतलब जैसे हमारे पास कुछ स्पेशल पासेस होते हैं, तो या तो ये कोई अथॉरिटी को डिपिक्ट कर रहे थे। जैसे अगर किसी के पास ये सील है तो वो कोई स्पेशल लेवल रखता होगा सिविलाइजेशन में, मतलब जो जिस मोहल्ले में या जिस उसमें वो रहता था सिविलाइजेशन में, तो शायद उसका कोई स्पेशल लेवल होगा। ये तो थी अथॉरिटी, कोई ऑफिसर लेवल का होगा बंदा। दूसरा है प्रॉपर्टी, कि अगर किसी के पास मान लो ये वाली सील है, तो मे बी ये प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए थी कि जैसे हम अपने घर के जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे पास क्या सबूत है वो हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारे पास उसके पेपर्स होते हैं। तो अगर उस टाइम पे किसी के पास कोई चीज होती थी तो वो शायद सील दिखा के ये चीज प्रूव कर देता था कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सील है, जो कि सबूत था इस चीज का। तीसरी है प्रूफ ऑफ नो टेम्परिंग। जैसे आपने अभी भी देखा होगा, बोरियों के अंदर जो सामान जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, कई बार उसके ऊपर सील, ठप्पा जिसे बोलते हैं, वो लगा देते हैं। सील अगर हल्की सी भी टेम्पर्ड पाई गई तो इसका मतलब सामान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो सील शायद इस चीज का भी प्रूफ थी कि देयर इज नो टेम्परिंग, कि आपके सामान के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई पड़ी है। तो इतनी सारी जो सीलें थी शायद उनका पर्पस यही होता होगा, लेकिन इनमें से टोटल पर्पस क्या था उसके बारे में, या जो परफेक्ट पर्पस जो क्या था उसके बारे में आज तक नहीं पता। ये सारे सिर्फ गैस वर्क है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ सील समझ में आया, या तो अथॉरिटी या प्रॉपर्टी या फिर प्रूफ ऑफ नो टेम्परिंग। क्राफ्ट, क्या क्राफ्ट करते थे वो? स्पिनिंग का काम करते थे, वीविंग का काम करते थे, जैसे हाथ से बुनी चादरें वगैरह वो बनाते थे। बीड मेकिंग जबरदस्त बिजनेस था, ये थी बीड्स, काफी सारे लोग बीड्स डालते थे। सील मेकिंग तो मैंने आपको दिखाया कि सील मेकिंग एक बड़ा बिजनेस था। टेराकोटा टॉयज मैन्युफैक्चर करते थे वो। ब्रिक लेइंग, सबसे ज्यादा जो बड़ा बिजनेस था वो था ब्रिक लेइंग, मतलब ईंटें बनाते थे और ज्वेलरी का काम भी करते थे गोल्ड कॉपर में। हैरानी की बात यह नहीं है कि वो ज्वेलरी का काम गोल्ड कॉपर में करते थे, हैरानी की बात यह है कि वो ब्रॉन्ज का काम भी करते थे। ब्रॉन्ज में क्या स्पेशलिटी है? एक्चुअली ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। इसका मतलब ये सभ्यता को इतना भी पता था कि अलॉय, कि अगर आप इस मेटल को इस मेटल से मिला दो तो आप ब्रॉन्ज बना लोगे, और ब्रॉन्ज को कभी भी जंग नहीं लगती। तो इतनी ज्यादा इनकी मेटलर्जिकल जो साइंस थी वो डेवलप थी, ठीक है। समझ में आया इनके काम? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ज़िंदगी।